नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज का 26वां वीडियो है और जलवायु परिवर्तन का 7वां भाग है। और आज का टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, जिसे COP21 के नाम से भी जाना जाता है। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों में से एक है, इसलिए इसका उल्लेख अक्सर अखबारों में हमें दिखाई देता है। यह एक प्रकार का ये जो समझौता था, एपेक्स यानी कि राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे और समझौते किए थे, इसलिए ये एक एपेक्स समझौता कह सकते हैं इसको, यानी कि सर्वोच्च समझौतों में से एक है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में इसके संबंध में अध्ययन करते हैं। जलवायु परिवर्तन और पेरिस समझौता 22 अप्रैल 2016 को संपन्न हुआ और दिसंबर 2016 में यह प्रभावी ढंग से लागू हुआ। वर्तमान में जब भी जलवायु परिवर्तन पर बात होती है तथा उसके लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है या उसका जलवायु परिवर्तन पर मूल्यांकन की बात होती है, तो पेरिस समझौता को एक आधार बनाया जाता है, स्टैंडर्ड बनाया जाता है। इसका संबंध COP21 से है, यानी कि यह एक 21वां सम्मेलन था जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ था, जहां पर हमारे राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहे थे हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी थे। इसलिए ऐसे सम्मेलनों को शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, एक अपेक्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्र के यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। इसमें 2020 के बाद जलवायु परिवर्तन के लिए आप क्या क्या करेंगे इसकी योजना बनाई गई थी। यानी कि देख लीजिए कि ये आज भी ये टॉपिक कितना रेलिवेंट है। इसके सिद्धांतों की बात करते हैं। इस सम्मेलन में भिन्न राष्ट्रों की परिस्थितियों में, जिसमें वातावरण, पॉल्यूशन और औद्योगिकीकरण के स्तर को आधार बनाकर एक निर्धारित किया गया था कि समान किंतु भिन्न भिन्न दायित्वों तथा संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को अपनाया गया, क्योंकि इससे पहले जो भी समझौते हुआ करते थे वहाँ पर विकसित देशों के ऊपर लाद दिया जाता था कि आप लोग ही जलवायु परिवर्तन के जिम्मेवार कारकों में से आप हैं, तो इसलिए आप लोग ही सब कुछ देखिए, और विकासशील और अविकसित देशों को वहाँ छूट मिल जाती थी। किंतु यहाँ पर समान किंतु भिन्न भिन्न दायित्वों तथा संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को अपनाया गया कि आपके यहाँ वातावरण कैसा है, पॉल्यूशन कैसा है, औद्योगिकीकरण का स्तर कैसा है। तो ये पूरे विश्व को शामिल करता है, ना कि केवल विकसित देशों को शामिल करता है। हर देशों को अपने अपने स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके मुख्य बिंदु में देखें तो सबसे पहले वैश्विक तापमान को रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। हम लोगों ने वैश्विक तापमान को डिटेल में अध्ययन किया था। औद्योगिक पूर्व एक मानक लेते हैं, औद्योगिक पूर्व जो तापमान था और औद्योगिकरण के बाद उस तापमान में जो अधिकतम वृद्धि हो वो केवल 2 डिग्री सेल्सियस हो। मान लिया कि 1750 से मानते हैं औद्योगिक क्रांति जब हुई थी, तो इससे पहले का जो तापमान और इसके बाद के तापमान में मात्र 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को स्वीकार किया गया। अगर हम इसे 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना चाहते हैं तो इसमें निर्धारित किया गया कि कार्बन का उत्सर्जन यानी कि हरित गैसों का उत्सर्जन है वो 2050 तक 50% और सन 2100 तक 100% कटौती कर देनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में वृद्धि होने लगेगी। समझौते के मुख्य बिंदु के अंतर्गत हमें ऊर्जा के साधनों में परिवर्तन लाना होगा। समझौते के मुख्य बिंदु के अंतर्गत हमें ऊर्जा के साधनों में परिवर्तन लाना होगा। कोयले से सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जा रही है, कोयले का स्थान पर दूसरे चीज़ों को प्रतिस्थापित कर दे, यानी कि उत्सर्जन को सिंक करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इरादा मन के अपने मन से राष्ट्रीय प्रतिबद्ध योगदान। इसे पेरिस समझौता का आत्मा कह सकते हैं। हर राष्ट्र अपनी तरफ से बताए कि कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए स्वैच्छिक रूप से कितना योगदान देना चाहता है, यानी वॉलंटरी एक्शन लेना चाहता है। विकसित राष्ट्रों को कहा गया कि आप कार्बन का शमन करें, इसके लिए आप वित्तीय सहायता दें। वित्तीय सहायता किसको दें? विकासशील एवं पिछड़े देशों को। यह सहायता राशि $100 अरब प्रति वर्ष थी। दुर्भाग्यवश ये नहीं हो रहा है। जैसे आपने देखा था कि ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही पेरिस समझौता से बाहर हुए थे, लेकिन बाइडेन ने फिर से संभाल लिया चीज़ों को। विकसित राष्ट्रों से विकासशील देशों के तकनीक हस्तांतरण करना है, इसके लिए बाकायदे तंत्र स्थापित किया जाए। भारत का योगदान को बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, हमारे PM और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर इस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की घोषणा की। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सौर ऊर्जा से संपन्न 121 देश इसमें शामिल हुए, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देश हैं। यानी कि जितना ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम होगी और जलवायु परिवर्तन पर जो भी निगेटिव प्रभाव हैं वो उतने ही कम होते चले जाएंगे। समझौते के अंतर्गत भारत ने अपना
आईएनडीसी यानी आईएनडीसी लक्ष्य घोषित किया है, जो कि भारत ने माइलस्टोन के रूप में 2005 को बनाया है। हम 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन गणना में 33 से 35% की कमी लाएंगे। 2005 में यानी कि 2005 में जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे थे हम उसमें 2030 तक 30 से 35% की कमी लाएंगे। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करेंगे और कुल मिलाकर संचयी रूप से हम 40% विद्युत क्षमता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो तकनीक चाहिए हमें प्राप्त होगी, जो धन हमें मिलेगा वो कम लागत पर यानी कम ब्याज की दर पर हमें धन प्राप्त होंगे। ठीक है। तीसरा की बात करें कि भारत ने 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को पैदा करने का प्रतिबद्धता जताई है। हम 2022 तक 175 गीगावाट विद्युत उत्पादित करेंगे, जिसमें सौर ऊर्जा के रूप में 100 गीगावाट, वायु ऊर्जा के रूप में 60 गीगावाट, बायोमास के रूप में 10 गीगावाट, तो लघु जल विद्युत के अंतर्गत 5 गीगावाट का उत्पादन करेंगे। इसके लिए भारत की सराहना मिली है। इस कदम के लिए भारत को सराहना मिली और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है कि भारत उत्सर्जन को लेकर, कार्बन उत्सर्जन को लेकर काफ़ी गंभीर है। इस तरह भारत विकासशील एवं अविकसित देशों का नेता बन चुका है। तो ये रहा अपना जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, जिसे COP21 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो कल हम लोग ओजोन परत के डिप्लीशन, ओजोन परत के संबंध में अध्ययन करेंगे। उसका क्षरण कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका क्या उपाय है रोकने का, ये कल अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।